रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर क्या है 2 है, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे, फिर क्षार के बारे में जानेंगे, फिर लवण के बारे में जानेंगे और अम्ल क्षार लवण से क्या बनता है, कैसे अभिक्रिया करता है, उसके बारे में एक एक चीज़ करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है अम्ल क्या होता है। तो हमारा यहाँ पर जो डिफिनीशन है वो क्या है कि अम्ल किसे कहते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला क्या होता है क्वेश्चन कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल क्या होता है देखने से ही पता चल रहा है, देख के पढ़ के बता सकते हो क्या होता है। तो कहा गया है कि अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं एसिड कहते हैं। अम्ल अगर सुने भी नहीं होंगे तो ये सुने होंगे कि एसिड, सुने होंगे एसिड अटैक, गया और क्या किसी के चेहरे पर फेंक दिया, एसिड अटैक, ठीक है। अरे हल्ला नहीं करो। तो बोला गया है अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एसिड कहते हैं। एसिड शब्द जो की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा से हुई है। कहाँ से हुए हैं, कौन से शब्द लैटिन भाषा, एसिडस से। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कहाँ से हुई है, तो एसिडस से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, एसिडस का अर्थ खट्टा, शोर मतलब कि खट्टा, जैसे कि दही खट्टा, दिमाग खट्टा होता है, कहीं के हाँ दिमागो खट्टा होता है ना। तो दूध में तो जोरन डाले तो दही खट्टा हुआ या दही बना, और दिमाग में कौची डाले तो खट्टा हुआ, फालतू बात खूब डालते हो ना। फिर बोला गया है अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं अम्ल कहते हैं। क्या बताया गया कि अम्ल क्या होता है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द कहाँ से आया, तो लैटिन शब्द आया, जिस लैटिन शब्द किससे, एसिडस से, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा है वो क्या है अम्ल है। तो अभी अभी तुम कीर्ति बताई कि दिमाग भी खट्टा होता है, तो तुम्हारा दिमाग क्या एसिड है, नहीं ना। यानी कि दिमाग एसिड ने वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उसे क्या कहते हैं एसिड, यानी कि अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं कि भाई अम्ल तो जान लिए क्या होता है, तो अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अरे फिर हल्ला किया पटक देंगे, बड़ी हल्ला करता है। तो भौतिक गुण क्या होता है जिसे हम लोग सामने से देख सकते हैं, रासायनिक गुण को बस वो अंदर होता है, इंटरनली पता नहीं चलता है। तो इसके भौतिक गुण कैसे होते हैं एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो पहला भौतिक गुण है स्वाद में खट्टा होता है। तो अभी हमने जाना कि अम्ल का पहला गुण कि स्वाद में खट्टा है, एसिड है मतलब कि वो खट्टा है। और दूसरा है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर कोई नीले लिटमस पर एसिड डालो तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिर जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अगर वह एसिड होगा, अगर कोई पदार्थ एसिड होगा और उसको जल में डालेंगे तो वो कैसा आयन देगा, H+ आयन देगा। कोई दिक्कत। और तीसरा पॉइंट है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना। और चूंकि वो H+ यानी पॉजिटिव आयन देगा तो यानी कि धन आयन देगा, तो धन आयन विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा ही करेगा। क्योंकि विद्युत चैप्टर अभी कुछ देर पहले आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा धन आवेशित से ऋण आवेशित की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। या ये नहीं पढ़ोगे तो उच्च धारा से निम्न धारा पढ़ोगे, या ये भी नहीं पढ़ोगे तो उच्च विभव से निम्न विभव होता है ना। धारा का प्रभाव विद्युत धारा किसे कहते हैं, जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारा H+ आयन है, यह धारा का प्रवाह करे, यानी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए भी ये काम में आता है। पहला कि ये खट्टा होता है, दूसरा क्या कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है जब उस पर डालते हैं। तो तीसरा क्या कि जैसे ही विलयन में, जल के विलयन में H2O में डालते हैं तो H+ आयन देता है। और अगला क्या कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुँह भाई ले रहे क्या बात है, नींद आ रहा है, जाके पानी पी गया गधा कहीं का ऊँघा रहा है, रात भर कोची करता है, अब दोपहरवा में कोची करता है। अगला है अम्ल का रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे
कि धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 निष्क्रिय कर देता है। यानी कि अगर किसी क्या कहे एसिड को धातु से अभिक्रिया कराएंगे, किसी एसिड को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो H2 क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर फिर उसके बाद बोला गया धातु कार्बोनेट, यानी कि धातु के कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा CO2। अगर सिर्फ धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। और धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में के गो ऑक्सीजन चांदनी इससे कर रही है, दो गो आंख आंधर है कि CO2 ओ क्या है, दो गो है और कार्बन के गो है, एगो। फिर करो ऐसे तो मारेंगे तराक से लोले पर, मुझसे लागे नहीं होता है, पढ़े में खाली मुंह बातें हो। तो बात समझ में आया। फिर अगला पॉइंट है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण या जल भी बनाते। कुछ एक्सेप्शन है कि वह धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके या तो लवण बनाता है या तो जल बनाता है, तो एक्सेप्शन है। मुख्य रूप से समझना है कि धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, मतलब निष्कासित करता है। धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला है अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, यानी कि हमारे प्रकृति में अम्ल कैसे कैसे कहाँ पर किस रूप में अवस्थित है। तो नींबू, छोटा छोटा नींबू, बड़ा बड़ा नींबू भी होता है, एगो इतना गो के होता है, एगो इतना गो के होता है, एगो इतना गो के होता है। करिए हाँ, इतना गो के नींबू होता है, तो हाँ सब चीज़ में हाँ। तो नींबू भी बड़ू तो इतना बड़ा होगा, हाइब्रिड होगा तो इतना बड़ा तो नहीं होगा। अब कोई कहे कि इतना बड़ा, तो केकर घरे फरता है, केकर घरे, खुशी के घरे कहाँ फरता है। ठीक है, तो नींबू होता है। नींबू को हम लोग साइंटिफिक रूप से क्या कहते हैं, साइट्रिक अम्ल कहते हैं। टमाटर भी जो होता है खट्टा जी, टमाटर को क्या कहते हैं रासायनिक रूप में, क्या कहेंगे, एस कार्बनिक अम्ल। यानी कि पूछा जाएगा टमाटर को, क्या टमाटर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, एक है ना। उसी तरह से नींबू का भी रहेगा, अंगूर है, टर्टेरिक अम्ल, सिरका है, एसिटिक अम्ल, दूध है, लैक्टिक अम्ल, इमली है, टर्टरिक अम्ल। यानी कि इमली और अंगूर दोनों को क्या कहेंगे, टर्टरिक अम्ल। याद रखना है जी। सेब के बारे में आते हैं, सेब को क्या कहते हैं, मैलिक अम्ल। ये सब याद रखना, ये सब प्राकृतिक रूप में डायरेक्ट होता है, ये हम लोग बनाए नहीं है। क्या हमने क्या कहते हैं, सेब को, टमाटर को, इमली को, सिरका को, ये सारी चीज़ों को बनाए हैं, बनाए हैं नहीं ना जी। ये हमारे नेचर में, प्रकृति में पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो है क्या, अम्ल है। ठीक है, तो ये सब का रासायनिक नाम आप लोग दम बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिएगा। दम इसको कोची कहते हैं, VVI। ठीक है, अब आते हैं अम्लों के प्रकार। भाई अम्ल के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, एक सांद्र अम्ल होता है और एक तनु अम्ल होता है। एगो बरियार, एगो कमजोर, एगो मोट, एगो पातर, यही ना है जी, ऐसी ना है, एगो बरियार, एगो कमजोर, एगो मोट, एगो पातर। तो 4 तरह का अम्ल होता है। बरियार हो गया प्रबल अम्ल, कमजोर हो गया दुर्बल अम्ल, मोटका हो गया सांद्र अम्ल और पतरकी हो गई तनु अम्ल। देखना जितना तनु नाम की लड़की होगी लगभग पतले रहती है, शुक्लाट रहती है। ठीक है, तो ये हो गया तनु अम्ल। ठीक है, तो बारी बारी से हम समझेंगे प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, मोटका किसको कहते हैं और पतरका किसको कहते हैं। अब आते हैं प्रबल अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले बताया गया क्या, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब कि वैसा अम्ल जिसको जल में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, डुबाते हैं, तो प्लस और आयन और माइनस आयन में टूट जाता है। क्या कहा गया कि अगर अगर प्योर प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, प्रबल अम्ल होगा, उसको जब जल में डालेंगे तो डालने के बाद वह H+ और माइनस में, यानी कि प्लस और माइनस में, यानी कि धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा।
तो उसे क्या कहेंगे, प्रबल आयन। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एक Cl की बात की है तो HCl जब ये वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कौन सी में टूटेगा, H+ और Cl- में, ठीक है। तो अगर कोई एसिड अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो वह क्या होता है, जैसे ही पानी में डालेंगे वह प्लस और माइनस में, धन और ऋण में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। और वो जब टूट गया पूरी तरह से तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि H2SO4, HCl, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये सारी चीज़ें को हम लोग याद रखना है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, डिफिनीशन भी पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे, ठीक है। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, जिसको जब पानी में डिजॉल्व करेंगे, डुबाएंगे तो प्लस और माइनस में यानी धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएंगे, तो उसे, अरे हल्ला ना करो, अब की जो हल्ला करेगा तो उधर आके हम पीटेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। फिर बोल रहा है, आगे की ओर चलते हैं। प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने के उच्च क्षमता होती है, अर्थात प्रबल अम्ल अपने संघटन तत्वों के साथ आयनों में विखंडित हो जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर प्रबल अम्ल है तो वह आयन में क्यों विखंडित हो जाता है, तो उसके लिए उसका आंसर क्या है कि प्रबल अम्ल प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है, हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है, उच्च क्षमता होती है, इसीलिए वह क्या करता है, H+ आयन देता है। इसको क्या कहते हैं, इस तरह से क्या कहते हैं, क्वेश्चंस के रूप में याद रखेंगे। अरे वाह, देखो मारती है, हम मारेंगे तब तो, अरे तो न होमवर्क वाला पिटाता है, तो होमवर्क ना पूरा करता है, हमरा से तो आशा रखता है कि हम ना पीटे। सोचो, जे बउआ हमारे चेला है वो हमरे गुण पर गए है, हम अपन गुण छोड़ दिए, मारे वाला गुण छोड़ दिए और सब हमारे वाला गुण सब ले लिया। हम अपन सब जहर निकाल के सबके दे दिए, सब चेला कि लो सब जहर ले लो, अब तुम ही लोग करो, हमको मारे के नहीं है। क्योंकि हम काहे कि मारते हैं तो बड़ी मार मारते हैं, और जहिना पिटा गई कोई तो फिर है, फिर नहीं पिटाना तो अच्छा है। अगला हमारा है क्या, दुर्बल अम्ल, सीधा है ना। दुर्बल अम्ल क्या बताया गया कि अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता, यानी कि अगर कोई ऐसा अम्ल जब पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं और पूरी तरह से धन आयन और ऋण आयन में नहीं टूटता है तो उसे क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। और इसका यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी क्या है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। क्या बोला गया, दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल जो पानी में डालने पर, डिजॉल्व करने पर जल के साथ पूरे तरह से धन आयन और ऋण आयन में नहीं टूटता है तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो टूट जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और दिक्कत नहीं ना, आगे की ओर चलते हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं, बिल्कुल है। अब पूरी तरह से त्याग करता तो वह क्या होता, धन आयन यानी ऋण आयन में पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से त्याग नहीं करता है, इसीलिए यह पूर्णतः डिसोसिएट नहीं होता है। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का पीएच मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। बोला गया है कि अगर नॉर्मल सांद्रता है तो उस स्थिति में दुर्बल अम्ल का पीएच मान जो होगा प्रबल अम्ल से क्या होगा, अधिक होगा। अधिक मतलब ज्यादा कि कम, ज्यादा। अब आता है, पतरका है कि मोटका है रे, मोटका है, मोटका धरे वो नहीं करेगा हाली। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। बोला गया है जिसमें अम्ल अधिक हो, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें अम्ल अधिक हो और पानी
कम हो तो उसे क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। ठीक है, क्या बोला गया, अधिक हो अम्ल, यानी कि मेन चीज ज्यादा हो, मांस गुद्दा भरल है और बाकी पानी है, तो क्या तनी मानी पानी, तो क्या होगा, पूरा फूलल है, तो उसे क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। और जिसमें कम होगा तो क्या होगा, तनु अम्ल। तो आगे आगे की ओर चलेंगे, पहले बस समझ लेते हैं कि वैसा अम्ल जिसमें एसिड अधिक मात्रा में हो और पानी कम मात्रा में हो तो उसे क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। इसको ध्यान रख रहा है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग के एग्जामिनेशन में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और कभी कभी तनु अम्ल का एग्जाम्पल पूछता है, लेकिन प्रबल और दुर्बल को दिमाग में रखना है। ठीक है, तनु अम्ल, जिस अम्ल में अल्प मात्रा में क्या होता है, जो जहां पर क्या होता है, अल्प मात्रा में एसिड होगा, अम्ल होगा और पानी अधिक मात्रा में होगा तो उसे क्या कहेंगे, तनु कहेंगे। ऐसे भी क्या कहते हैं, पातर आदमी के शरीर में क्या होता है, खून कम होता है, और खून कम रहता है ना तो देखना पिनपिनाइत रहेगा, जितना सुखलाट आदमी रहेगा ना तो देखना बातें बात एकदम चिढ़ते रहेगा, पिनपिनाइत रहेगा। का रिचा किस आता है, किसना आता है, अच्छा लो, तो ध्यान देना है कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा अधिक हो उसे तनु कहेंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो उसे क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, क्षारक। क्षारक क्या है, तो बोला गया ऐसा पदार्थ, अम्ल की कहानी खत्म, अब क्षार में आते हैं, ऐसा पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, क्षारक कहलाता है। साबुन जैसा क्या, छुए तो चिकन टाइप के रवेदार लगे, ठीक है, और जब जीभ पर सटाएं तो कैसा लगे, कड़वा लगे। जैसे कि कभी क्या कहता है, घर में इन्वर्टर वाला बैटरी होगा, उस पर उज्जर उज्जर टूतिया टाइप के लगल होगा, उसको हल्का लेके जिह्वा पर लेना, एकदम मजा आ जाएगा। समझा कि जिह्वे ऐंठ दिया, ठीक है, तो उसको कोची कहते हैं, कड़वा कहते हैं। कसैंधा समझते हो ना, कसैंधे को ही एक तरह से कहेंगे क्या होता है, कड़वा होता है। तो जिसका स्वाद क्या कहते हैं, कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं या क्षार कहते हैं। कोनो दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, क्षार में जिस तरह से अम्ल के गुण को पढ़े थे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्षार के गुण को पढ़ेंगे। पहला गुण भौतिक गुण में है, स्वाद में कैसन होता है, खट्टा की मीठा की तीखा, कड़वा। लाल निस्मस पर डालेंगे क्षार को तो कैसा हो जाएगा, और अम्ल को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा। अगर नीला निटमस पर अगर हम क्या कहते हैं, डालते हैं एसिड को तो कैसा रंग होगा, लाल, और लाल लिटमस पर डालेंगे तो कैसा होगा, नीला हो जाएगा। और जलीय विलयन में वहां पर H देता था, H+ देता था ना जी, और ये क्या दे रहा है, OH- दे रहा है। ध्यान में रखना है, अम्ल क्या देगा, H+ आयन देगा और क्षार OH- देगा, ठीक है। तो बोला गया है क्या, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित न करना। यह क्या होता है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है, अम्ल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह H+ आयन को निष्कासित करता है। कोई दिक्कत, ध्यान रखना है जी, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। अब आता है क्षार के रासायनिक गुण। तो इसके रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, H2 मुक्त करता है। वहां भी हमने देखा था, ये भी क्या करेगा, H2 मुक्त करेगा, यानी निकालेगा। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालेगा, लवण बनाएगा, ठीक है। यानी कि क्षार को अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अगर एक तरफ रखें क्षार और प्लस अम्ल तो क्या बनेगा, लवण, ठीक है। तो क्षार प्लस अम्ल या अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाता है, तो लवण बनाता है। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं सूचक। अरे कम पूछता है लेकिन समझने के लिए जरूरी है, सूचक क्या होता है। अम्ल क्षार में भी पूछता है, सूचक क्या होता है।
तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीयता क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। बोला है कि सूचक क्या है, तो दिए गए विलयन में अम्लीयता और क्षारकता बताता है। यानी कि कोई अगर सॉल्यूशन दिया गया है, लिक्विड सॉल्यूशन दिया गया, विलयन का मतलब कि सॉल्यूशन, जैसे कि मान के चलो नींबू पानी चीनी का घोल है, तो घोल को क्या कहेंगे, विलयन। ठीक है, तो उस विलयन में कितना एसिड है, कितना क्षार है, उसकी मात्रा को कौन बताएगा, सूचक। यानी कि सूचक ही बताता है कि जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसमें कितना मात्रा अम्ल का है और कितना मात्रा क्षार का है। ठीक है, और यह अलग अलग रंग अलग अलग माध्यम में इसका जो वैल्यू है वो बदलते रहता है। यानी रंग और माध्यम के आधार पर अम्ल और क्षार का मान जो होता है वो सूचक का वो क्या होता है, बदलते रहता है, फिक्स नहीं रहता है। कोई है क्या, तो अन्य को भी देखता है, हम इन्ने है तो अन्य को भी देखता है। रहे गाड़ी पर के रोड पर के गाड़ी गिनता है का। अब आते हैं सूचक क्या होता है। तो वैसे तो सूचक कोई असंसूचक जो होता है वह बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ खास के प्रकार के बारे में जानेंगे। ऐसे तो अगर बोला जाए एसिड के आधार पर, अम्ल क्षार के आधार पर कई प्रकार होंगे, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार हैं जिसको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत के से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। यानी जो हमारे नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, अब बताया गया क्या, जैसे कि एग्जाम्पल में के पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल उदाहरण कौन है, तो इस प्राकृतिक सूचक का उदाहरण लिटमस, लाल पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का रस है जी, हल्दी, हाइड्रोजिया के फूल और का रस। ठीक है, तो लिटमस तो समझते हैं, पत्ता गोभी भी समझते हैं, लेकिन हरियर पत्ता गोभी देखो, लाल पत्ता गोभी देखे हो कि नहीं, ना लाल पत्ता गोभी देखे का मन है लाल पत्ता गोभी, चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को लाल पत्ता गोभी। प्रयास करते हैं। तो हम लोग देख लेंगे कि लाल पत्ता गोभी कैसा होता है। और जब सुविधा है तो सुविधा का उपयोग करते चलते हैं। लाल पत्ता गोभी भी आप लोग को दिखा देते हैं कि लगा कि हम ऐसे झूठो बोल रहे हैं। किसको किसको लगा कि जब बोल रहे हैं कि लाल पत्ता गोभी तो ना होता है, लाल पत्ता गोभी दिखाई दे रहा है, और बढ़िया से देख लो, है ना। इस सब जो होता है हमारा पत्ता गोभी, और हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह का पत्ता गोभी जो होता है हमारे मार्केट में, गौरचक में नहीं है, मिलता है हमारे मार्केट में। ये वाला तो ब्रोकली देखो, इसको ब्रोकली कहेंगे। ठीक है, और फूल गोभी का प्रकार है, ये पत्ता गोभी का प्रकार है। तो ठीक है, तो आज से आप लोग भी देख लिए लाल पत्ता गोभी। किसको किसको खाने का मन है तो ऑनलाइन मिलता है, वहाँ से फ्लिपकार्ट वगैरह से या सब्जी वाला से होता है, स्मार्ट पॉइंट से वहाँ से मंगवा लीजिए, खा सकते हैं। या पटना के मार्केट में चले जाइए, वहाँ पे आपको इस तरह का पत्ता गोभी मिलेगा, है ना। अब आते हैं हम लोग अपनी ओर। इसमें और एक है लिटमस। लिटमसो दिखा दे जी, कहीं कहीं लग रहा होगा बहुत लोग कहेंगे लिटमस कौची कही था सर, और देखोगे तो कहोगे ई वाला लिटमस कैसा है जी, राम सिंपल भाषा में। दिखाई दिया, कागजों के रूप में लेकर चल सकते हैं। पेपर होता है जहाँ पर दिखाया जाता है टेस्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ से इसका उपाय होता है मेन रूप में टेस्टिंग के लिए लिया जाता है। ठीक है ना।
उसके बाद अब आते हैं, एक और है यहाँ पर हाइड्रोजिया, हाइड्रेजिया के फूल देखे हो जी? ओ देखोगे, देख लो बहता गंगा में हाथ। हाइड्रोजिया था जी, हाइड्रोजिया एकदम सिंपल। इसमें बढ़िया नहीं आया हाइड्रोजिया। देखो ये होता है हाइड्रोजिया के फ्लावर, इसी से क्या होता है, रस निकाला जाता है, और निकाल के क्या होता है, वो भी क्या होता है, कौची का एग्जाम्पल है, प्राकृतिक संसूचक के एग्जाम्पल है। तो कोई दिक्कत अब नहीं ना। अब आगे की ओर हम लोग अपनी कहानी की ओर चलते हैं, बहुत सारी कहानी को देख लिए। अब आते हैं, अगला है हमारा संसूचक, लिटमस के बारे में जानते हैं कि लिटमस क्या होता है। तो अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप में उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक संसूचक क्या कहलाता है, लिटमस कहलाता है। यानी कि ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं सूचक के लिए जिसमें अम्ल और क्षार के बारे में पता करते हैं, लेकिन लिटमस सबसे, क्या अगर पूछे कि लिटमस क्या होता है, तो लिटमस ही एक ऐसा स्रोत है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जिससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी सॉल्यूशन में विलयन में अम्ल और क्षार की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं या कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। लिटमस को लाइकेन, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। क्या बोला गया है कि लिटमस, अगर पूछे कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, तो लाइकेन से, यानी कि क्या, लाइकेन को क्या कहेंगे, शैवाल कहते हैं। पूछा जाए कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होगा, तो ऑप्शन में लाइकेन भी हो सकता है, शैवाल भी होता है। लाइकेन यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। कोनो दिक्कत नहीं ना। लिटमस पत्र ये क्या है, चलिए जो अभी हम लोग पढ़े थे उसी के बारे में है कि लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। अभी हमने देखा था कागज के रूप में उपलब्ध होता है। इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। जो कागज का जो पट्टी पतला पतला जो था उसी को हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है क्या कि लिटमस पत्र कैसे कैसे होते हैं, या तो नीले रंग के होते हैं या तो लाल रंग के होते हैं। और पहचानने के लिए कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। हमने पहले भी पढ़ा, क्या बताया गया कि लिटमस दो प्रकार के होंगे, नीला और लाल। और अम्ल नीले लिटमस को क्या करें, यानी कि अगर नीला वाला लिटमस है उस पर अगर किसी एसिड को डालेंगे, अम्ल को डालेंगे तो वो लाल कर देगा, और लाल लिटमस पर किसी क्षार को डालेंगे तो वह क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये दिमाग में रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अगला टॉपिक, ये ऐसी बात है जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, कोई ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। हल्दी लगाए हो कभी, हंसते हो, नहीं लग, कोई बहुत बड़ा बात है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा कहीं तो लइकन से जवान हो गया, बूढ़ा गया, कभी न कभी गिरला हो, टूटला हो, तो हाथ पैर पर चूना पट्टी लगवे करो तो में हल्दी चूना लगा होगा। एगो कहावत है, कबड्डी तोड़ देबू हड्डी आ चूना लगा के बांध देबू पट्टी। हम कहावते है बउआ, एकदम चूने लगा के होता है, चुन्नी आ हल्दी मिला दो और लगा दो तो गर्म करके ना, तो सारा रस जो होता है दुख दर्द वो सोख लेता है ना। तो वही चीज़ बोला गया है कि हल्दी देखेंगे, मिस्टर हल्दी के बारे में जानेंगे, कौन है हल्दी। ठीक है। तो हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई ऐसा घर ही नहीं है जिसके पास क्या कहते हैं ये प्रोडक्ट है नहीं। ठीक है। सबके पास क्या है, ये वाला प्रोडक्ट है। कोई ऐसा नज़र आता है जिसके यहाँ क्या कहते हैं हल्दी नहीं है,
सब क्या, हल्दी जैसे कि खाने बनाने में उपयोग करते हैं, ब्याह शादी में लगाने में उपयोग करते हैं, उसको दूध में डाल के पीते हैं। जैसे भी हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे भी खा लो, जैसे भी लगा लो, क्या होगा, हल्दी फायदा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यानी कि हल्दी जो होता है बड़े काम का चीज़ है। उसी के बारे में बताया गया है कि हल्दी भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक संसूचक है। ठीक है, और यह पीला रंग का होता है। ये तो सब जानता है कि हल्दी का होता है, पीला रंग का होता है। यहाँ तक कि शादी विवाह में धोतियों रंग लाई कौशी कहा जाता है, हल्दी, कह दिया हल्दी। और हमें रंग डालते हैं रे गधा, हल्दी डालेगा तो जितना के डालेगा उतना महंगे पड़ जाएगा, है ना। 100 रुपया के धोती या 150 रुपया के हल्दी, महंगा हो जाएगा ना। तो उसमें पहले के लोग डालते थे, पहले के लोग करते थे, लेकिन आज क्या है, ज़माना बदल चुका है। ठीक है, तो समझिए कि हल्दी क्या एक प्रकार का संसूचक है। किस प्रकार का संसूचक, तो प्राकृतिक संसूचक। और इसका उपयोग किया जाता है किसमें, बहुत सारी चीज़ों में, खाना बनाने में, कपड़ा को रंगने में, किसी चीज़ को रंगने में, या क्या कहते हैं चेहरे पे लगाने में भी उपटन के रूप में भी काम आता है, मलहम के रूप में भी काम आता है, कई तरह के काम आता है, दर्द निवारक में भी। अब आते हैं अगला, उसी में होता है, कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़े पर सब्जी या दाग लग जाता है और जब इसे साबुन क्षारीय प्रकृति में जो होते हैं धोते हैं, तो यह उस दाग को, धब्बे को भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्षारक के साथ इसका रंग भूरा हो जाता है। बोला गया है क्या कि अम्ल के साथ अगर हम लोग करते हैं, तो बोला गया, क्या बताया गया कि आप लोग सपोज दैट मान लीजिए कि कल गए कहीं पर भोज खाए, ढेर मानी ले लिए, पत्तल पर खाए से अनुआए है, ये नहीं ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ये वाला दो, पत्तल हो गया एकदम छरछरा के लबलबाइल है, करते 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 देहे पर चांदनी के हाल फिलहाल में हुआ है, देखो इसका वाला लाले लाल हो गया इसको। ठीक है, ये तो कोई हाथ से खा रहा था, थरिया में लेकर मुँहे लगैले थे, गर्दा उड़ैले थे। ठीक है, ना गए थे, कहा हम अच्छा, तुम हम ही को देख रहे थे, तो इसलिए तो हम ना गए कि देखे वाला ढेर है, खाएंगे ना तो सब नजरिया देगा, इस चलते हम जेबे नहीं करेंगे। तो कई बार बोला गया, तो बोला कि जब हम लोग खाते हैं तो सब्जी वगैरह लग जाता है, गिर जाता है, लग जाता है, तो उस दाग लग जाता है। तो दाग को छुड़ाने के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं, क्या कहा जाता है कि नींबू से रगड़ के छोड़िए। तो नींबू क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, तो उससे छूट जाता है। लेकिन अगर हम लोग साबुन से रगड़ेंगे तो छूटेगा, लेकिन उजर भूअर भूअर टाइप के हो जाएगा। वो भूअर मतलब क्या कहते हैं, वो रवेदार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक तरह से क्षार बन जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया है क्या, क्षारक के साथ इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है या लाल हो जाता है। लेकिन अम्ल के साथ इसके में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा, या तो उखड़ जाएगा, कबर जाएगा, मतलब दाग खत्म, नहीं तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जनरली नींबू से वो हट जाता है। आगे की ओर चलते हैं, संश्लेषित सूचक क्या होता है, यानी कि अभी तक हमने जो संसूचक पढ़ा वो क्या है, मानव ने नहीं बनाया है, लेकिन अब जो संसूचक पढ़ेंगे उसको ह्यूमंस ने, आदमी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। तो उसे क्या कहेंगे, क्या है, संश्लेषित सूचक। तो बोला गया ये वे सूचक हैं जो प्रकृति में नहीं होते, अपितु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिनोलैप्थेलिन। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है क्या, संसूचक के। और ये किस तरह के संसूचक, अरे दूधू को टीचर है तैयो हल्ला हो जाता है जी, हम अकेले हैं, सब शांत है। तो बोला गया है क्या कि ये हमारा क्या है, मिथाइल और ऑरेंज जो भी, मिथाइल ऑरेंज हो या फिनोलैप्थेलिन, ये सभी क्या है, एक प्रकार का संसूचक है। और किस प्रकार का संसूचक, संश्लेषित, यानी कि इसको किसने बनाया, मानव ने बनाया। मानव मतलब कौन, हम सभी लोग, यानी कि हम सभी में, यानी कि हम सब नहीं, कोई अभी हम लोग उतना आगे कहाँ बढ़े हैं, है ना। इसका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जाता है। पहले भी हमने बताया कि सूचक का काम ही होता है कि किस वस्तु में, किस विलयन में कितना क्या है, अम्ल और क्षार है, इसका पता संसूचक करता है। ठीक है, ये तो जनरल क्या कहते हैं, प्राकृतिक वाला के बारे में जाने, संश्लेषित वाले का भी काम वही है कि अम्ल और क्षार का पता लगाता है। अनुष्का, पिटा जाओगे जी, कल है ना पिटाई हो तो मैं। गंधीय संसूचक बोला गया है क्या,
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज या लौंग और प्याज एवं लौंग और तेल। ये सब जो कहने का मतलब होता है, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, अम्लीय या क्या कहते हैं क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। मतलब कि या तो उसका क्या कहते हैं क्षार जैसा स्मेल आने लगता है, या तो अम्ल जैसा। अम्ल मतलब खट्टा जैसा, सब्जी वगैरह घर में देखते हो खट्टा हो जाता है। वो तो कहेंगे कि सब्जी क्या है, अम्ल है, नहीं है, लेकिन 2 दिन छोड़ दो क्या है, अम्ल का एक रूप हो गया ना। तो वो किसने बनाया, मानव ने बनाया। वो किस तरह का अम्लीय है, गंधीय है। और किस तरह का संसूचक है, तो गंधीय संसूचक है। मतलब वैसा संसूचक जो गंधीय रूप में होता है, वह अपने से क्या होता है, अम्लीय या क्षार रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी देखना सब्जी के छोड़ दो, 2 दिन 3 दिन तक सड़ेला, खट्टा हो जाता है, ये छोड़ दो, देखना ओकरा पर भुअर भुआ लग जाएगा। भुआ लगता देखे हो, घर एक ठेकुआ पुआ में भुआ लगता देखे हो, पहले ही दे देना, हमरा खिला देना, नहीं भुआ लगेगा। भुआ लगा लाए खाला खिलाते हो, तो भुआ लग जाए तो भुअर जो रहता है वो कौची रहता है, क्षार होता है। और महकता है खट्टा, वो कौची होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो वैसे वाले को क्या कहते हैं, गंधीय संसूचक। जैसे कि प्याज एवं लौंग और तेल, ये सब जो होता है ना, प्याज को छोड़ दो, महकेगा कि नहीं महकेगा, एगो प्याजो रहेगा ना, अगर गम के रहेगा ना, तो देखो आलूए के छोड़ दो ना, एक आधे को सड़ जाएगा तो पूरा गम के लगेगा। ठीक है, धमकता है कि गमकता है, धमकता है। धमकना मतलब अच्छा वाला स्मेल, और गमकना मतलब खराब वाला स्मेल। ठीक है, तो वो सब किस किस श्रेणी में आएंगे, तो गंधीय सूचक के श्रेणी में आएंगे। अगला हमारा है सार्वत्रिक सूचक। तो बोला गया वैसा सूचक विभिन्न रसायनों का बना हुआ होता है। वह मिश्रण जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में परिवर्तन के द्वारा बता देते हैं कि वह क्षारक है या अम्ल है। बोला गया है क्या कि वैसा सूचक जो रसायनों का बना यानी केमिकल का बना होता है, और वह मिश्रण में जैसे ही डालते हैं, बोला गया है कि जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थ के बारे में रंग परिवर्तित के द्वारा बता देते हैं कि वह क्षारक है या अम्ल है। हाँ, बताया गया क्या कि वैसा संसूचक जब उसमें डालते हैं, हर अम्ल का हर क्षार का पीएच बराबर होता है, अलग अलग होता है। हमने बताया था कि अगर वाटर हो तो पीएच मान कितना 7, अगर क्या कहते अम्ल हो तो 7 से नीचे यानी कम, और क्षार हो तो 7 से अधिक। तो पीएच अधिक मतलब 7 के 4 से क्या 7 से 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 7 से 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि अगर क्या कहते हैं एक हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन हो, विलयन हो, जिसमें क्या कहते हैं वो अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, तो आखिर कितना अम्ल है या कितना क्षार है उसका पता लगाया जाता है किसके द्वारा, तो सार्वत्रिक सूचक के द्वारा। एक ऐसा संसूचक या सूचक जो अलग अलग पीएच मान वाले विलयनों का पता लगाता है कि वह कितना क्षार है और कितना अम्ल है, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लवण। लवण समझते हो, लवण समझते हो कि लवणी समझते हो? लवणी जानते हो? लवणी तारी वाला लवणी ना देखा है, चल जाओ तरमन्ना में ढेर मानी लवणी मिलेगा। लेकिन पीबो किया है कारे, एक आध घुट मारा है कि ना, आज कर मुँह लटकल रहेगा न, पर्वत लात खैबे करवा। तो लवण, लवण का मतलब क्या होता है, खट्टा कि मीठा कि नमकीन? नमकीन। लवण मतलब नमकीन, ये दिमाग में रखना। खट्टा मतलब, कड़वा मतलब, और नमकीन मतलब लवण। अब आगे चलेंगे तो और क्लियर होगा। तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और यह एक यौगिक बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अब लवण के बारे में बताया गया है क्या, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई पूछे कि हम क्या कहते हैं लवण क्या है, तो धातु अम्लों से, धातु हो या अम्ल से
हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करता है। मतलब कि धातु से जब अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो हमने बताया था कि हाइड्रोजन क्या करता है, निकालता है, H+ आयन लिबरेट करता है। तो जब वो विस्थापित करता है और एक यौगिक बनाता है और किसी दूसरे के साथ क्या करता है, एक यौगिक बनाता है, तो जिसके साथ यौगिक बनाएगा वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। क्या बोला गया कि किसी धातु को जब हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन निकलेगा और वही हाइड्रोजन किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। बात समझ में आया? फिर से क्या बोला गया कि धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा, H+ आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन निकलेगा और वही हाइड्रोजन प्लस आयन किसी दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो वो एक यौगिक बनेगा। उस यौगिक को क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। बात समझ में आया? चलिए आगे की ओर चलते हैं। लवण के गुण, तो बोला गया है क्या, लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। जनरली लवण जो होता है वह ठोस अवस्था में मिलता है। दूसरा गुण कि वह लवण उदासीन होते हैं। अगर बोला जाए उदासीन मतलब विद्युतीय क्या होता है, उदासीन होता है, यानी उससे करंट पास नहीं होगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी आवेश नहीं होगा। फिर लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखो पानी में नमक मिला देंगे तो उसमें विद्युत आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। पानी में अगर हम लोग नमक मिला देंगे, कभी सुने हो कि घरे वोल्टेज ना है तो अर्थिंगवा में नमकवा मिला के पनिया में डाल दो, मतलब कि अर्थिंगवा में डाल दो, नहीं सुने हो? अगर घर का अर्थिंग है, अगर इसके यहाँ मतलब अब तो लोग क्या करता है तो पिलर वगैरह में अर्थिंग दे देता है या बोरिंग करवाता है उसी में दे देता है। लेकिन अभी भी गांव में कई घरों में क्या होता है, लोग छड़ वगैरह का भर कमर का गाड़ देता है तो गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, वोल्टेज कम रहता है। तो उसको क्या करोगे ना कि वोल्टेज बढ़ाना है ना तो कुछ नहीं, पानी में नमक डाल दो, घोर क्या उसमें उझल दो। लेकिन उझलते समय लोहा के बाल्टी से मत उझलियो, नहीं तो तोरे में वोल्टेज आवे लगेगा। लकड़ी वाला से, सॉरी प्लास्टिक वाला से डालियो और डाल के क्या कर छोड़िए, देखिए तुरंत भर में वोल्टेज बढ़ जाएगा। हाँ छरवे तक हमरा तो डालेगा, हम ही अर्थिंग है, जहाँ अर्थिंगवा रहेगा हमें ना रे, भूख लगल है तोरा और तुम दे देगा, हम दे देंगे आनंद को खाए ला तक आप कहें कि अमन पेट भरा, तो क्या सर नहीं ना। तो वही बोला गया है कि लवण के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे करंट क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पास कर जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। अब आता है एक टेस्ट है जिसे बोलते हैं पॉप टेस्ट। याद न रहे तो इसको याद कर लाएं कैसे, कौन टेस्ट, पापा टेस्ट। कौन टेस्ट, पापा टेस्ट। पापा का टेस्ट कैसे करेंगे देखते हैं। तो बोला गया है क्या कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, क्या बोला गया, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली, यानी एक परख नली मतलब शीशा वाला देखे होगा स्कूल वगैरह में होगा, ठीक है। तो वो शीशा वाला परख नली होता है, उसमें क्या होता है, कहा गया है कि हाइड्रोजन गैस से निहित एक परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तब टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। बोला गया है क्या कि पॉप टेस्ट होता क्या है, पापा टेस्ट होता क्या है। तो पापा टेस्ट क्या होगा, अगर पापा जैसे ही आप लोग घरे बैठ के क्या कर रहे हैं, मम्मी के साथ खिस्सा कर रहे हैं, मम्मी के साथ खिस्सा करे, गली में सुने कि पापा आ गए, चल रे पढ़, मम्मियों कहे कि पढ़ न तो पप्पा तो मारता, इस तरह से हुआ। यानी पापा जैसे ही वॉल्यूम बजाएं तो हो गया। तो उसी तरह से पॉप टेस्ट जो होता है हाइड्रोजन की कोई पूछे कि पॉप टेस्ट होता क्या है, तो हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो एगो सिलेंडर ले लो या कोई परख नली ले लो जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन गैस हो। अब उसके पास जलता हुआ मोमबत्ती ले जाएंगे तो वहाँ से क्या होता है, एक म्यूजिक जैसा एक ध्वनि सुनाई देता है, एक क्या होगा, ध्वनि सुनाई देगा। उस ध्वनि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कहता है क्या कि उस ध्वनि कहता है कि ये हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी कि वो हाइड्रोजन है। और इस जो पूरी प्रक्रिया हुआ उसको कहेंगे पॉप टेस्ट, ठीक है। जैसे ही पो किया मतलब समझो कि पापा आ गए।
कोई वो गाना था पापा आ जाएंगे, याद है जी? जल्दी कर पापा आ जाएंगे ना, है कुछ है, बुला रहे हैं। किसको किसको याद है? नहीं ना, याद है इसको? कौन लगाना है जी? ना, तुम गाना फिल्म ना देखते हो ना, अच्छी बच्ची हो। अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कैसी होती है तो क्या होता है? तो एक तरफ हमारा क्या है? अम्ल है, और दूसरा तरफ क्या है? धातु है। हमने अभी अभी बताया कि अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। अभी H+ आयन किसी वस्तु के साथ अभिक्रिया करेगा, किसी पदार्थ के साथ, एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो वही है कि अम्ल ने धातु से अभिक्रिया किया तो क्या बना? लवण प्लस हाइड्रोजन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा कि अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ऑप्शन रहेगा अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहोगे? लवण। कौन तो बोला? अम्ल, लवण। चलिए अच्छी बात है। अब उसका ही एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, HCl। HCl को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और Zn को क्या पढ़ेंगे? जिंक। और जब इसने क्या किया, इससे अभिक्रिया किया तो H2+ निकला और बन गया ZnCl2, यानी कि जिंक डाइक्लोराइड। और ये क्या है? लवण है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण। यानी कि अभी से हमने समझा कि क्षार हो या अम्ल हो, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिंक से अभिक्रिया किया तो हमारा Na2ZnO2 बना प्लस H2। ये हमारा क्या है? लवण है। और ये हमारा NaOH क्या है बताओ आरती? क्षार है। हाँ जी। और जिंक क्या है बताओ सोनी? तो जी है लवण है। एकरा में लिखल हवा लवण धातु न हवा, लवण तो है वाला न हवा जी। ध्यान दो, ध्यान दिमाग को खोल के रखो, तो अगला बार हाथ पर नहीं यहाँ पर मारेंगे, पटरी खुल जाएगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है? तो बोला गया क्या कि उदासीन का मतलब क्या होता है भाई? तो बोला गया ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। कर देगा तो या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं कहेगा तो कहेगा कि नॉर्मल पानी है। पानी मतलब क्या हो गया? उदासीन है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। उदासीन अगर कहा जाए तो यानी कि ऐसा विलयन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है वो उदासीन है। और उसको चेक करने के लिए जब उसको लिटमस पर डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कहेंगे कि यह विलयन क्या है? उदासीन है। ठीक है। फिर बोला गया क्या कि ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। जैसे कि नमक, नौसादर, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी किसके उदाहरण हैं? उदासीन के उदाहरण है। ठीक है। अगर कभी कभी पूछ देगा कि सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड जो है इनमें से क्या है? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? बोलेगा कि कैल्शियम क्लोराइड इनमें से क्या है? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड क्या है? ऋचा उदासीन है। बिल्कुल सही। अब आते हैं उदासीन भाई के भी अभिक्रिया करवाते हैं। तो बोला गया है क्या? उदासीन अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाय। तो बोला गया है क्या? जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बोला गया है कि कोई भी विलयन है,
वो तो ना ही अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, तो क्या होगा? उदासीन होगा। तो बोला गया है क्या, वही चीज कहा गया कि जब क्या कहते हैं उस पर अम्ल का भी प्रभाव खत्म, क्षार का भी प्रभाव खत्म, और क्या परिणाम में क्या प्राप्त हो गया हमको? लवण प्राप्त हो गया, जल नहीं, पहले लवण, अब बाद में क्या प्राप्त हो गया? जल प्राप्त हो गया। तो कहेंगे ना कि वह जो विलयन है वो क्या है? उदासीन है। और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। यानी किसी अम्ल या क्षार को विद्युतीय उदासीन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो किसी क्षार या अम्ल को उदासीन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अगर कोई विलयन उदासीन होगा तो उस पर क्या होगा? कोई भी चार्ज नहीं होगा। उदाहरण के लिए यहां देख लेते हैं जी, NaOH और हमारा HCl। NaOH क्या है? क्षार है कि लवण है? अभी कुछ देर पहले बताया ऑब्जेक्टिव में जी, ये हमारा क्या है? क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। अब इसने क्या किया? अभिक्रिया किया तो क्या बना? NaCl बना, और ये है क्या? लवण है। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा, और साथ ही उसके साथ क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाई वह क्या कहलाता है? यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है जी, यहाँ पर प्रबल अम्ल है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है। ठीक है, क्या बताया गया कि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा और जल बनेगा, और उसका ही एग्जाम्पल है। थोड़ा सा मिस्टेक्स है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। या ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं, ये भी सही है कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और उसके साथ जल होगा, और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण कहलाएगी। हाँ बिल्कुल, हम लवणीकरण कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं क्या कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलके क्या बनाएगा? अम्लीय लवण बनाएगा, और उसके साथ क्या बनाएगा? जल बनाएगा, और उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। पूरा पढ़ लिया करो, पहले ही ज्यादा नहीं बोल दिया करो तो गड़बड़ा जाओगे जी। उसके बाद अगला कह रहा है क्या कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलके क्या बनाएगा? क्षारीय लवण बनाएगा और जल बनाएगा, और उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। पढ़ लिया पूरा, अच्छी बात है। अगला हम लोग देखते हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलके क्या बनाएगा? उदासीन लवण और जल बनाएगा, और विलयन क्या होगा उसका? विलयन का पीएच मान 7 होगा। बड़ी तो ये सब देख देख के बोल रहा है, अच्छी बात है। अगला है क्या? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अभी को ध्यान में रखना है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों ने आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बना? कैल्शियम डाइक्लोराइड। ये हमारा क्या है? लवण है। H2O क्या है? जल है। अब आगे की ओर चलते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे के बाद बताया गया कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कभी पूछ देगा क्वेश्चन कि धात्विक ऑक्साइड की क्या कहते हैं प्रकृति या प्रवृत्ति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। या ऐसे भी पूछेगा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय क्यों होती है? तो क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होती है, तो यह क्या होता है? लवण के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? लवण और जल बना देगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, ध्यान रखना है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड हैं, धात्विक ऑक्साइड हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। दिमाग में रखना है, किसी भी ऑक्सीजन के साथ किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। दिमाग में रख लेना। बोलो आरती, किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा? हम कहे कि मम्मी बन जाएगी, इसका ध्यान मम्मी भी रहता है।
अब आते हैं एक और टॉपिक है, गर्मी नहीं ना किसी को लग रहा है जी, लग रहा है ना? चलिए, हमको तो नहीं लग रहा है, सबको नहीं लग रहा होगा। अम्ल और क्षारक में समानता क्या है? तो बोला गया है सभी अम्ल क्या होता है, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अगर कोई अम्ल होगा तो H+ आयन उत्पन्न करेगा, अगर वह क्षार होगा तो क्या देगा, OH- आयन देगा। दिमाग में रखना, अगर अम्ल होगा तो वह H+ आयन देगा और क्षार होगा तो OH- आयन देगा। दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा पहचानने के लिए कि अगर कोई पदार्थ है, कोई एलिमेंट है, कोई यौगिक है, अगर वह H+ आयन देता है तो क्या है, अम्ल है, और OH- दे रहा है तो क्या है, क्षार है। दिमाग में रख लेना है। टाइम हो गया है का जी?